गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। प्रेमी तो खुशी खुशी प्राण तक दे देते हैं और आप इस तरह सौदेबाजी कर रहे हैं। प्रीतमा सुनेगी तो उसका दिल किस कदर टूट जाएगा। अच्छा मगर ठीक है काशी बाई, मगर कुछ दिन लगेंगे। आप कुछ भिजवा दें और अपना हक पक्का कर लें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। उस रात गणपत राम बहुत उदास वापस गए थे। दर हकीकत उनकी इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी। 1 लाख अशरफियाँ मुहैया करने के लिए उन्हें बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। बहरहाल दूसरे दिन उन्होंने अपनी जमाशुदा पूंजी 25,000 अशरफियाँ काशी बाई को भिजवा दी और फिर दूसरे इंतजामात में मसरूफ़ हो गए। वो सख्त परेशान थे, चुनाचा उन्होंने बीवी का सारा जेवर फरोख्त किया, अपनी हवेली बेच दी। फिर भी अभी कुल 60,000 अशरफियाँ हो सकी थी। अभी तो बहुत कुछ चाहिए था। घर के सारे लोग परेशान हो गए। फिर गणपत राम ने अपनी बहुत बड़ी दुकान भी बेच दी, लेकिन अभी 10,000 अशरफियाँ और दरकार थी। चुनाचा अब उनकी निगाह उस घर पर पड़ी जहाँ वो रहते थे और उनकी दोनों बेटियाँ और बेटा वनूद सख्त परेशान थे। बिल आखिर वनूद ने यह मालूम करने का बेड़ा उठाया कि आखिर गणपत राम को हुआ क्या है, और उसके लिए गणपत राम के खास आदमी मुखचंद्र को पकड़ा गया। वनूद ने उस पर सख्ती की तो उसने उगल दिया, महाराज एक वैश्या के चक्कर में पड़ गए हैं। वैश्या? हाँ महाराज। कौन वैश्या है वो? प्रीतमा। ये कौन है? तुम्हें याद होगा महाराज, एक दफ़ा काशी बाई हमारे साथ आई थी और उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की भी थी। ओहो, वनूद के दिल को धचका सा लगा। भला उसे क्यों ना याद होता। वो हसीन सी सोगवार सी तस्वीर तो आज तक उनकी आंखों में बसी हुई थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके बारे में सोचता। उसे मालूम था कि वो वैश्या है और उससे मन लगाना बेकार है। उसने अपना मन मारे रखा था, लेकिन आज ये सुनकर वो बेचैन हो गया। ये तो अन्याय था। उसके दिल में नफरत की चिंगारियां भर गईं। सच है, वैश्या मन नहीं देखती, उसे तो धन चाहिए। लेकिन उसने फैसला कर लिया कि उस वैश्य से मिलने की कोशिश ज़रूर करेगा। काशीबाई का कोठा मालूम करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वो चालाक नौजवान था, वैश्याओं की हैसियत जानता था। उसे मालूम था कि वहाँ सिर्फ धन पूजा होती है। चुनाचा उसने अपनी वजह देवी से बात की और ऊजा देवी बेचारी सख्त परेशान थी। मैंने मालूम कर लिया है माँ जी कि हमारे घर पर उस तबाही के लाने का जिम्मेदार कौन है। कौन है बेटे? एक वैश्या। हाय राम, कौन है वो? उसका नाम प्रीतमा है। पिताजी से हासिल करने के लिए ये सब कुछ खो रहे हैं, वो हवास खो बैठे हैं। हाय राम, अब क्या होगा? तुम खुद बताओ माता जी। मैं क्या बताऊं बेटे, मेरा तो सब कुछ उजड़ रहा है। हम पर कैसी आफत आई है। काम बन भी सकता है माँ जी। क्या? हाँ, काम बन भी सकता है। वो वैश्या है। मैं सब कुछ पूछ लूँगा और मुझे उसके लिए कुछ चाहिए। क्या चाहिए? दौलत। मुझे उसके लिए एक बड़ी रकम चाहिए माँ। पर अब क्या रह गया है बेटे, मेरे जेवर भी ख़त्म हो चुके हैं। बची बचाई हुई अशरफियाँ पड़ी हैं जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं। कितनी है माँ जी? आओ बताऊँ। ओजा देवी ने कहा, और उनकी जमाशुदा रकम, और वो ये काफ़ी थी, और बस ये तो मुझे दे दो माँ जी। ले जा बेटे, अब मेरे पास रहा क्या है, उन्हें रख कर मैं क्या करूँगी? ओजा देवी ने आंसू बहाते हुए कहा, मगर तू करेगा क्या? बस देखती जा माँ, मैं क्या करता हूँ, वनूद ने कहा। और फिर वो अपने दोस्तों से मिला और 2 अहम दोस्तों को साथ लिया। दोनों सूरत हाल जानकर उसका साथ देने को तैयार हो गए। राजकुमार अंदर लाल काशीबाई के कोठे पर पहुँचे। दरवाजे पर कदम रखते ही उन्होंने अशरीफों की बारिश शुरू कर दी। सजिंदों को, लड़कियों को जो मिला उसे मुट्ठी भर अशरफियाँ अनायत कर दी गई। उन दिनों गणपत राम जी नहीं आ रहे थे। आ भी जाते तो उनके खाने के साथ ही उनके पेट में मरोड़ थी उठी, और फिर तो उनके साथ हो गई। घड़ी घड़ी लोटा लेकर दौड़ते नजर आए।
ऐसी सूरत में मनूद ने पूरी चालाकी से अपना काम किया था। उसने यहाँ मैदान साफ कर दिया। काशी बाई राजकुमार की दरिया दिली से बेहद मरूब हो गईं। लिबास और उनके गले में पड़े चमकदार कीमती मालाएं, जिनकी कीमत ना जाने क्या थी, कोई जोहरी देखता तो पता चल जाता कि वो चंद रुपयों से ज़्यादा की नहीं, वो राजकुमार की शान में इजाफा कर रही थी। वो मसाहब उनके साथ थे जो उनके कदमों में बिछे थे, और फिर उन्होंने काशी बाई से तन्हाई में बात की। हमने तुम्हारे कोठे की तारीफ सुनी है राजकुमार, और एक तो रियासत दरियापुर के राजकुमार हैं, महाराजा गोंदू के अकेले बेटे, और आज ऐसा खेल पेश करो कि वो खुश हो जाएं तो सारी ज़िंदगी ऐश करोगी। जो आ गया सरकार, काशी बाई ने हाथ जोड़ते हुए कहा। और सुनो, एक साहब बोला। जी माई बाप। काशी बाई बेहद मरूफ हो गई थी। राजकुमार के सामने दौलत का लोभ मत ज़ाहिर करना। अपने खुशी से अगर कुछ दे दें तो ठीक है, वरना किसी शय का मुतालबा मत करना। ये वादा है कि जब वो देंगे तो इतना देंगे कि तुम्हारी पुश्तें ऐश करेंगी, बस उनका मन ना मैला हो जाए, उन्हें ये ना एहसास हो जाए कि तुम लोग दौलत के पुजारी हो। आप चिंता न करें महाराज, आपने जो सुना है वैसा ही पाएंगे। ठीक है। और फिर राजकुमार की फरमाइश पर रक्स शुरू हो गया। पहले दूसरी लड़कियों ने रक्स किया और राजकुमार खामोश बैठे रहे, और फिर प्रीतमा आई और राजकुमार ने उसे गौर से देखा। उनके चेहरे पर अजीब से तासरात पैदा हो गए। प्रीतमा ने झुककर और दोनों हाथ जोड़कर राजकुमार को प्रणाम किया, और फिर उनके चेहरे पर निगाह डालकर कुछ चौंक सी गई। उसकी आंखों के पर्दों पर शनासाई उभर आई थी। राजकुमार से उसका तारफ़ कराया गया, और फिर उसके बाद रक्स शुरू हो गया। ना जाने क्यों प्रीतमा के चेहरे पर एक मैनी खेज मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। उस रात रक्स भी उसने खूब झूम झूम कर किया। ना जाने क्यों उसके बदन में मस्ती भर गई थी। काफ़ी देर तक वह रक्स करती रही और फिर थक कर बैठ गई, यहाँ तक कि महफिल ख़त्म हो गई। लोग जाने लगे, लेकिन काशी बाई उस मोटी असामी को हाथ से नहीं जाना देना चाहती थी। उसने दरख्वास्त की कि कुछ देर बैठें, और राजकुमार ने अपने मसाहब से कुछ कहा। मसाहब ने काशी बाई को इशारा किया, और काशी बाई उसके साथ उठकर दूसरे कमरे की तरफ चल पड़ी। साजिंदे वगैरह उसी जगह पर मौजूद थे। जी सरकार। काशी, हाँ, अपनी तकदीर पर जिस कदर नाज करो कम है। क्या हुआ सरकार? काशी बाई ने मुसरत दबाते हुए कहा। पसंद आ गई? आ गई, काशी बाई बेसाख्ता बोली। हाँ, कह दिया उन्होंने। क्या कहा? कहने लगे कि ये लड़की बहुत अच्छी है, बस इतना ही काफ़ी है। हाँ तो काशी बाई, मामले की बात करो, मैं पूरा इख्तियार रखता हूँ। आपका नाम क्या है महाराज? नंद किशोर। तो किशोरी जी, मेरे लिए क्या हुक्म है? प्रीतमा कंवारी है, बंद सीप है महाराज, बंद सीप। तब फिर बोलो। भगवान की सौगंध झूठ नहीं बोलूँगी। शहर के एक बड़े सेठ में गणपत राम जी, उनसे सौदा हो गया है। क्या बाप रही हो काशी बाई? सच बता रही हूँ महाराज। तुम्हें पता है क्या होगा? क्या होगा? इस कोठे पर कत्ल हो जाएंगे। राजकुमार 20 आदमी मार चुके हैं। किसकी मजाल है कि उनका कुछ बिगाड़े? बड़े बड़े लोग कामते हैं उनसे, और वो प्रीतमा को भी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें भी नहीं। मगर इसकी ज़रूरत ही क्या है? काशी बाई आंख दबाकर बोली। हाँ, ऐसी कोई बात होनी चाहिए। सौदा 1 लाख अशरफियों में हुआ है महाराज। काशी बाई आंखें नचाकर बोली। हद तेरे की, इस अनमोल हीरे की कीमत सिर्फ 1 लाख अशरफियाँ। मसाहब बुरा समूह बनाकर बोला, और काशी बाई का सांस फूलने लगा। तो क्या राजकुमार? काशी बाई, अगर राजकुमार प्रीतमा को पसंद ना करते तो 5 लाख अशरफियाँ तो मैं उनका मसाहब दे सकता था। पर 5 लाख? हाँ, 5 लाख, और राजकुमार की तरफ से 10 लाख अशरफियों की कीमत मैं लगा सकता हूँ। ओहो नंद किशोर जी, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? काशी बाई बेहोश होने के करीब थी। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने प्रीतमा का सौदा करने में इतनी जल्दी क्यों की। उसे तो किसी परखने वाले का इंतज़ार करना चाहिए था। जैसा कि ये राजकुमार आया है, तो फिर बोलो काशी बाई। मैं क्या बोलूँ सरकार? इतनी बड़ी सरकार के सामने क्या मैं बोलूँगी? क्या मैं मुंह खोलूँगी? तो 10 लाख अशरीफों के बदले ये सौदा मंजूर, बिल्कुल मंजूर। हम तुम्हें 3 रोज़ में अदायगी करेंगे। राजकुमार अपनी रियासत से दूर हैं, ज़ाहिर है कि हमें ये रकम रियासत से मंगवानी पड़ेगी। ज़रूर महाराज, लेकिन एक बात की आज्ञा दें। हाँ बोलो। रकम मिल जाने के बाद ही रस्म होगी। अरे हाँ, वैसे भी इस दौरान उन लोगों में कुछ मेल मोहब्बत तो हो जाना चाहिए। तुम्हें राजकुमार के प्रीतमा से मिलने पर तो एतराज़ नहीं, मगर
तुम किसी बात की फिक्र मत करो काशी जी, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। मुझे विश्वास है महाराज। वैसे राजकुमार से प्रीतमा के मिलने जुलने पर पाबंदी मत लगाना। ये दूसरी बात है कि तुम उसे समझा सकती हो और उन दोनों की निगरानी कर सकती हो। बिल्कुल ठीक है महाराज। हम लोग आज रात यहीं रुक जाएं तो कोई हर्ज नहीं, हमारे भाग महाराज। बस और कोई ख़ास बात नहीं, थोड़ी देर उन दोनों को गुफ्तगू कर लेने दो। ठीक है महाराज। और हाँ, अब गणपत राम का क्या करोगी? अरे बाहर में डालो उस पापी बूढ़े को। मैं कह दूंगी कि लड़की तैयार नहीं है, मुंह पर मार दूंगी उसकी दी हुई रकम। क्या कर लेगा हमारा जब लड़की ही तैयार नहीं? बिल्कुल, नंद किशोर ने कहा और फिर वो दोनों बाहर निकल आए। कमरे में प्रीतमा खामोश राजकुमार के सामने बैठी थी। साजंदे बदस्तूर बैठे हुए थे। बस अब उठाओ उस्ताद जी, बच्चे आराम करेंगे। अरे हाँ पूर्ति, देखो तो राजकुमार कैसे खामोश बैठे हैं। ऊपर ले जाओ इन्हें, खुली हवा है, चांद भी निकला हुआ है, कुछ बातें करो थोड़ी देर। और उसने प्रीतमा से कहा और प्रीतमा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आइए महाराज, उसने दिल अविद लहजे में कहा और राजकुमार उठ गए। प्रीतमा उन्हें लेकर मकान की ऊपरी मंजिल की तरफ चल पड़ी। रात का पहला पहर था, तारे चटके हुए थे, चांद भी उनके दरमियान जगमगा रहा था और चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी। बड़ा खूबसूरत मंदिर था। प्रीतमा राजकुमार को लिए हुए ऊपर पहुंच गई। समय तो ऐसा था, महाराज की कोई नदी होती तो उसमें एक छोटी सी कश्ती होती और चांदनी पानी पर खेल रही होती। हाँ शायद, राजकुमार ने कहा। क्या बात है महाराज? कुछ नहीं, कुछ खोए खोए से हैं। प्रीतमा उनके करीब आ गई। नहीं छुपाएंगे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ, इतनी जल्दी कोई किसी के मन में कैसे जा सकता है? ये दूसरी बात है कि वो महीनों से उसे चाहता है। मन की बात की आवाज़ नहीं होती। पुरीता ने कहा। हम नहीं समझे, राजकुमार ने कहा। तो समझ जाओ विनोद कुमार जी, हम तो तुम्हारा नाम भी नहीं भूल सके, प्रीतमा ने अजीब से लहजे में कहा और राजकुमार हैरत से उछल पड़े। मेरा नाम विनोद तो नहीं है, उन्होंने बौखलाए हुए लहजे में कहा। आप जो कहें मैं मान लूँगी, पर जो सूरत आंखों के रास्ते मन में उतर गई हो उससे उसका नाम क्यों छीनते हो? हम तो मन की बात कभी जुबान पर नहीं लाए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ला भी नहीं सकते थे महाराज। जीवन भर हम इस काबिल ही कहाँ रहें। प्रीतमा एक सर्द आह भरकर बोली। राजकुमार उसे मुतहय्यर निगाहों से घूरते रहे, फिर बोले, ना जाने तुम क्या कह रही हो। नहीं मानते तो कह दो, खामोश हो जाएं। प्रीतमा, भगवान के लिए मुझे समझाओ कि तू क्या कहना चाहती है। बिल आखिर राजकुमार का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। उन्होंने प्रीतमा के शाने पकड़ लिए। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये नाटक क्यों रचाया? आए भी तो अजनबी बनकर क्यों आए? प्रीतमा, हमने तुम्हें कभी अजनबी नहीं समझा। हमारे लिए आ जाते तो यकीन करो कैद खाने में किसी की ईद हो जाती। प्रीतमा, भगवान के लिए मैं पागल हो जाऊंगा। राजकुमार परेशानी से बोले। आखिर क्यों महाराज, तुम क्या कह रही हो? अगर ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही राजकुमार, तो तुम हमें पागल क्यों नहीं समझते? प्रीतमा ने सवाल किया और राजकुमार के चेहरे को देखने लगी। राजकुमार लाजवाब हो गया था। तो तुम हमें जानती हो? थोड़ी देर के बाद उसने हारे हुए लहजे में कहा। हाँ विनोद जी, हमारा नाम भी जानती हो। हाँ, किस तरह? आपने हमें एक ही बार देखा होगा। हमने भी एक ही बार देखा था। वहाँ किसी ने आपको विनोद कहकर पुकारा था। हम तो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे। क्या तुम्हारे ख्याल में काशी बाई को भी हमारी सूरत याद होगी? हरगिज़ नहीं। ओह, मगर तुमने हमें क्यों याद रखा? मन ने कहा था, प्रीतमा बोली। तो क्या? माफ़ करना प्रीतमा, क्या तुम लोग भी प्रेम करते हो? क्या तुम्हारे पास भी मन होता है? हाँ, बदकिस्मती से। प्रीतमा ने गर्दन झुका ली। क्या मतलब? ये हमारी बदकिस्मती है महाराज कि हम दूसरों से मुख्तलिफ होते हुए भी दूसरों जैसे होते हैं। प्रीतमा की आंखों से आंसू टपकने लगे। विनोद मुतहय्यराना अंदाज में उसे देखने लगा। फिर उसने अचानक अपने बाहीं हलचल से महसूस की और इसका दिल प्रीतमा के लिए तड़पने लगा। वो आगे बढ़ा और उसने दोनों हाथ प्रीतमा के शानों पर रख दिए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा प्रीतमा। भगवान तुम्हें खुश रखे। प्रीतमा आहिस्ता से बोली। मगर हम खुश नहीं हैं। क्यों? हम पर मुसीबत आ गई है। विनोद के लहजे में तलखी आ गई। क्या बात है विनोद जी? तुम जानती हो गणपत जी की बात कर रहे हो। हाँ, हमारा क्या कसूर है? प्रीतमा बेबसी से बोली।
हमारी बेबसी तो देखो, हम बेटे को प्यार करते हैं और हमें पिताजी के लिए चुना गया। किसने चुना है? बोले, क्यों बनते हो वनूद? ये वैश्या का कोठा है, यहाँ दौलत के खेल खेले जाते हैं। तुम्हारे पिताजी आए, बोलो क्या हम उनसे प्रेम कर सकते थे? मगर उन्होंने सोने का रूप दिखाकर हमें खरीद लिया। हम तो दुकान में सजा हुआ माल होते हैं, खरीदार कोई भी हो, कैसा ही हो, ओहो तो तुम। दिल पर हाथ रखकर सोचो वनूद, क्या गुम्पत राम प्रेम के काबिल हैं? उन्होंने तुम्हारा सौदा किया है तो और क्या। मगर तुम मना भी कर सकती थी प्रीतमा। क्यों? किसके लिए? कैसे? क्या मैं खुद मुख्तार हूँ? क्या मेरा कोई वारिस है? क्या कोई मेरा साथी है? आज गम्पत राम आए, कल दूसरे आएंगे, परसों कोई तीसरा आएगा, कोई ना कोई तो हमें खरीद ही लेगा। हम क्या करें? अगर हम एहतजाज करें तो किसके बिना पर? उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रीतमा रोने लगी। ओहो प्रीतमा, भगवान के लिए रो नहीं, सुनो तो सुनाओ, प्रीतमा बफर कर बोली। प्रीतमा, हमारा घर अच्छा खासा है, हम खुशहाल थे, लेकिन फिर पिताजी ने हम सब के जीवन में अंगारे भर दिए। उन्होंने सब कुछ बेच दिया तुम्हें खरीदने के लिए। माँ की आखिरी पूंजी लेकर मैं ये नाटक खेलने आया हूँ, सिर्फ इसलिए कि पिताजी का मन तुम्हारी तरफ से हट जाए। मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ वनूद, प्रीतमा ने बड़े खुलूस से कहा। तुम मेरी सहायता करोगी? वनूद ने प्रीतमा को गौर से देखा। हाँ, मगर काशी बाई ने तो पिताजी से तुम्हारा सौदा भी कर दिया है। मैं किसी सौदे को नहीं मानती। मगर प्रीतमा, तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों करोगी? इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। ओहो, मगर तुम, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें इसके बदले क्या दे सकूँगा? जानती हूँ कि कुछ भी नहीं। फिर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बोलो वनूद, क्या तुम्हारे जहन में कोई ख्याल है, कोई तरकीब तुम्हारी समझ में आती है? कैसी तरकीब? अरे हाँ, मैं तो भूल गई कि इसका नाटक का मतलब तो बताओ। क्या ख्याल है कि तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ तो सोच कर ही आए होगे। हाँ, लेकिन तुम मेरी सहायता का वचन दे चुकी हो। हाँ, इत्मीनान रखो, मैं तुमसे तुम्हारे नाटक के बारे में पूछकर तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ प्रीतमा, इसकी ज़रूरत नहीं। अपने नाटक के बारे में बताओ। बस मेरा ख्याल था कि मैं काशी बाई को धोखा दूं और उसे इतनी रकम का लालच दूं कि वह पिताजी को ठुकरा दे और बस फिर मैं गायब हो जाऊं। एक बार पिताजी का मन टूट जाए तो बहुत अच्छे, और तुमने तवाफ की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मेरा ख्याल है कि काम आसानी बन जाएगा। मैं तुम्हारी तरकीब से मुतमिन हूँ, लेकिन तुमने बात भी छेड़ दी। हाँ, मेरे साथी ने। ओह हाँ, मैं भूल गई, वरना काशी बाई जैसी घाघ औरत मुझे तुम्हारे साथ यहाँ तक ना भेजती। इसका मतलब है कि तुम्हारे साथी ने भरपूर वार किया है। हाँ, ऐसा ही लगता है, मगर वो है कौन? मेरे दोस्त, मेरे मित्र भरोसे के हैं। हाँ, तब ठीक है, तुम्हारी ही तरकीब कामयाब हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल चिंता मत करो, अगर ये तरकीब कारगर ना भी रही तो मैं दूसरी कोशिश करूँगी। मैं तुम लोगों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगा, जीवन भर। प्रीतमा ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसकी आंखों में अजीब से तासरात थे। हाँ, वनूद ने बेसाख्ता कहा, और फिर उसकी निगाहें प्रीतमा की निगाहों से टकराई और ना जाने क्यों वो झिप गया। मगर वनूद, इसके बदले में मुझे क्या दोगे? मैं बोलो, बताओ प्रीतमा देवी, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? बस 7 बार ही मांगूंगी वनूद बाबू, चिंता मत करो। प्रीतमा बदस्तूर मुस्कुरा रही थी। तब फिर बताओ। मुमकिन है कि तुम पर भारी पड़ जाए। तुमने क्या दिया है? बसात? फिर 7 बार मांगूंगी। अपनी बसात की बात है वनूद बाबू। तुम तो महान हो प्रीतमा, तुम्हारी बसात तो बहुत ऊंची है। हाँ, सच कह रहे हो। प्रीतमा आहिस्ता से हंसी। मैंने मन से ये बात कही है प्रीतमा, मैं महान हूँ वनूद बाबू। हाँ, तुम्हारे विचार ऊंचे हैं। तुम्हारे मन में वो पाप नहीं है जो तुम्हारी जैसी नर्तकियों के मन में होता है। क्या तुमने पहले हमारी जेबों के मन टटोले हैं? नहीं, लेकिन सुना तो है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत किया करो वनूद बाबू, ऊपर और अंदर में बड़ा फर्क निकल आता है। बाद औकात, प्रीतमा ने आहिस्ता से कहा। तुमने बदले की बात की थी। हाँ, तो फिर बताओ। भगवान तुम्हारी खुशियाँ लौटा दे तो हमारी खुशी के लिए बस एक काम कर देना। क्या प्रीतमा? ये जगह तुम जैसे लोगों के काबिल तो नहीं, लेकिन अगर हो सके तो कभी कभी आ जाया करो। प्रीतमा ने भराई हुई आवाज़ में कहा और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वनूद मुतअज्जब निगाहों से उसकी शक्ल देखता रहा और उसके ज़हन पर अजीब सा बोझ आ पड़ा था। कई मिनट तक वो खामोश खड़ा रहा। प्रीतमा भी खामोश खड़ी रही और फिर भराई हुई आवाज़ में बोली, परेशान हो गए वनूद जी? नहीं प्रीत, वनूद ने नरम लहजे में कहा। फिर आया करोगे? हाँ, लेकिन
भगवान की सौगंध, तुमसे मन की शांति के सिवा कुछ नहीं मांगेंगे। ये बात नहीं है पूरत, फिर क्या बात है? क्या काशीबाई ये बात पसंद करेगी? यहाँ तो खेल खेलने वाले आते हैं, लेकिन मेरी दूसरी बात हो जाएगी। फिर भी वह तुमसे आने को मना नहीं करेगी, और अगर यहाँ ठीक ना समझो तो मुझे आज्ञा दो कि कहीं और मिल लिया करूँ, और भगवान की सौगंध तुम्हारे दर्शन करूँगी, और इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मैंने गलत तो नहीं कहा था प्रीतमा, विनोद मुस्कुराकर बोला। क्या तुम महान हो? मुझे गालियां ना दो, मेरा मजाक मत उड़ाओ विनोद जी, प्रीतमा रोती हुई बोली। विनोद बेइख्तियार आगे बढ़ गया। उसने प्रीतमा को बाजुओं में भर लिया था। भगवान की सौगंध, भगवान की देन है, कभी कभी दलदल में ऐसे कमल खिला देता है। सुना पूरत, मैं तुमसे मिला करूँगा, मैं तुम्हें जगह बता दूंगा। हम जिस पोतर मन से, और प्रीतमा उसके लिए ये जगह मुनासिब नहीं है, मुझे क्षमा कर देना। बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें इस गंदी जगह पर आने पर मजबूर नहीं करूँगा। वो जगह गंदी नहीं हो सकती प्रीतमा, जहाँ तुम जैसी सावित्री मौजूद हो, और उस अपनी अपनी निगाहों की बात है। मैं बहुत जल्द तुम्हें जगह बता दूंगा। कब? कल, वरुण ने जवाब दिया। और ये नाटक कब ख़त्म हो जाएगा? मैं कल या परसों, हम ज़्यादा दिनों तक इसे चला भी नहीं सकेंगे विनोद बाबू, प्रीतमा ने कहा। हाँ पूरत, आपने मेरे खलूस को दिल से तस्लीम कर लिया है। हाँ, आपने बताया था कि आप माँ जी से बची खुची पूंजी लेकर ये नाटक खेलने आए हैं। हाँ, और ये नाटक बहरहाल मेरी वजह से खेला गया है। क्या मतलब? ये सब कुछ मेरी वजह से तो हुआ है। नहीं, मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दूंगा। गलती मेरे पिताजी की है, दोष उनका है, और वो इस उम्र में आकर अपनी जिम्मेदारियां भूल गए। फिर भी थोड़ा सा कसूर मेरा भी है, मैं नहीं मानूंगा। मन से मुझे अपने मित्र तो मान चुके हो। हाँ, तब फिर मेरी सुनो और उसे मानो। कहो प्रीतमा, तुम्हें ये नाटक जारी रखने के लिए दौलत की ज़रूरत होगी, और मेरे पास थोड़ी सी अशरफियाँ मौजूद हैं, उनसे तुम अपने नाटक को कामयाब बनाओ। ओह नहीं प्रीतमा, ये मुमकिन नहीं। तुम्हें ऐसा करना होगा विनोद। सुनो, उनके बारे में काशी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन उसे पता चल गया वो मुझसे छीन लेगी। फिर भी कुछ भी हो विनोद बाबू, ऐसे लहजे में बात ना करो। भगवान की सौगंध, जिसका नाम भी हमें अपनी गंदी ज़ुबान से लेते शर्म आती है। जीवन में कभी कोई अच्छा काम करने का मौका नहीं मिला, अब एक मौका मिला है तो उसे पूरा होने दो। हमारी गंदी आत्माओं को भी कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन प्रीतमा, काशी का पेट भरने के लिए यह ज़रूरी है विनोद, लेकिन मैं कहीं और से बंदोबस्त कर लूँगा। अपनी दासी की बात नहीं मानोगे, मुझे शर्मिंदगी होगी प्रीतमा। जब इस प्रेम से नाम ले रहे हो तो थोड़ा सा मान भी रख लो। प्रीतमा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, विनोद ने एक गहरी सांस लेकर कहा, और प्रीतमा खुश हो गई। तुम्हारी मेहरबानी विनोद, आओ अब नीचे चलें। और वो नीचे उतरते हुए काशीबाई मिल गई। वो घबराकर ऊपर आ रही थी। प्रीतमा की तेवरियां चढ़ गईं। क्या बात है मां जी? उसने काशीबाई को घूरते हुए कहा। कुछ नहीं बेटी, अरे तुम दोनों अभी ऊपर थे, काशीबाई ने हंसते हुए कहा। हाँ, आप आराम करें, मैं थोड़ी देर राजकुमार से बातें करूंगी। रात बहुत बीत गई है बेटी, काशीबाई के लहजे में तो हकम था। तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ। आइए राजकुमार, प्रीतमा ने कहा, और काशीबाई सुनकर खड़ी हो गई। प्रीतमा और राजकुमार अपने कमरे की तरफ चले गए। गजब ये कि प्रीतमा ने अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर लिया। काशीबाई पर होल सवार होने लगा था। अंदर झांकने की कोई जगह भी नहीं थी। उसके अलावा प्रीतमा के बाग या रवैये ने भी उसे परेशान कर दिया था। वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी, और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। और फिर जब उसे कुछ ना बन सका तो वह वापस वहाँ पहुँच गई जहाँ दूसरे लोग मौजूद थे। रात काफ़ी हो गई है, उसने एक गहरी सांस लेकर कहा। हाँ, अरे रागिनी, जा ज़रा देख तू राजकुमारियाँ कहाँ हैं। प्रीतमा के कमरे में देख लेना। प्रीतमा से कहना कि काशीबाई बुला रही हैं। अच्छा माँ जी। लड़की चली गई, और चंद मिनट के बाद प्रीतमा और राजकुमार कमरे में दाखिल हो गए। काशीबाई ने इत्मीनान की सांस ली। अगर कहीं तो आराम का यही बंदोबस्त करा दूँ राजकुमार, काशीबाई बोली। नहीं, बस अब हम जाएंगे, फिर कब दर्शन होंगे? क्या हम दिन में भी यहाँ आ सकते हैं काशी जी? विनोद ने पूछा। आपका घर है महाराज, बल्कि दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएं। ठीक है, आप इंतज़ार करें, राजकुमार बोले, और फिर उन्होंने मुस्कुराकर प्रीतमा को देखा और वापसी के लिए मुड़ गए। प्रीतमा और काशीबाई उन्हें बाहर तक छोड़ने आए थे। वापस आकर काशीबाई ने कड़ी नज़रों से प्रीतमा को देखा। तुम्हें अपना लहजा याद है प्रीतमा? मैं तो हैरान हूँ कि आपको क्या हो गया है माँ जी। क्या मतलब? आप ऊपर क्यों आ रही थी?
तुम्हें तुम्हें देर जो हो गई थी, इतना कच्चा समझती हैं आप मुझे? नहीं तो लेकिन ठीक है, अगर आप कहें तो कल धत्कार दूं उसे, राजकुमार के बच्चे को। प्रीतमा ने कहा, अरे नहीं नहीं, मगर तब आप वादा करें कि इस तरह दखल नहीं देंगे। अपने पिता का कलौता है और पूरे 20 गांव उसके नाम हैं। 20 गांव? काशीबाई की बाछें खिल गईं। जी पूरे 20 गांव। तो फिर बस यूँ समझ लो कि 20 गांव उसकी मुट्ठी में हैं, और मैं फिर वो गांव किसके लिए? हमारे। लेकिन मुझे अपना काम करने दो माँ जी, और तुम खामोशी से देखो। फिर भी होशियार रहने की ज़रूरत है प्रीतमा। ये जवानी कच्ची होती है, ज़रा चूके और फिर हाथ में कुछ नहीं रहता। चूकेगा कौन माँ जी? प्रीतमा हंसकर बोली, और काशीबाई भी हंसने लगी। फिर बोली, अब इस गंपत राम से निपटना है। क्या इरादा है माँ जी? ना जाने आज क्यों नहीं आया, मैं तो डर रही थी। अब तू बता बेटी, क्या किया जाए? सीधी सी बात है माँ जी, अगर कल वो बाकी रकम लेकर कह आए ना आए तो कह दें कि मैं नहीं मानती हूँ, गड़बड़ तो बहुत करेगा, देखा जाएगा। इसके अलावा आप उसे और की फरमाइश कर दें। हूँ। काशीबाई कुछ सोचने लगी, फिर मुस्कुराकर बोली, बचकर कहाँ जाएगा? अगर ज़्यादा दही गड़बड़ करी तो फिर चंपा कली को सौंप देंगे। चंपा कली? प्रीतमा ने ना जाने किस ख्याल के तहत कहा। हाँ वो, मेरा ख्याल है माँ जी ऐसा ना करें। क्यों? बस तुम्हारी यही जल्दबाजी ही तो नुकसान पहुँचाती है, और इसलिए भी तुमने ऐसी जल्दबाजी की थी और आज परेशान हो। अरे हाँ ये तो है, बस तुम उसे टाल ही दो किसी तरह, और उसके पैसे उसके। अगर तुमने उसके खिलाफ कुछ किया माँ जी तो मैं खुश नहीं होंगी। और जिस तरह ये राजकुमार आया है, और उसी तरह ना जाने और कितने आएंगे। पैसा मुंह मांगी रकम अदा करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर होता है। तू तो बड़ी समझदार हो गई है बेटी, काशीबाई ने प्यार भरे अंदाज में कहा, और फिर उसने प्रीतमा को सोने की हिदायत कर दी और ख़ुद भी सोने चली गई। प्रीतमा मुतमिन थी, और उसने वनू से किया हुआ वादा तो तकरीबन पूरा कर दिया था। बहरहाल अब आखिरी लम्हात बाकी थे। ये आखिरी काम और सर अंजाम दिया जाए, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहरहाल उम्मीद तो पूरी थी, लेकिन उसके बाद क्या वनूद अपना वादा पूरा करेगा? उसके बदन में सनसनी दौड़ गई। वनूद एक शरीफ ज़ादा, और वो खुद है। कुछ भी करे वो खुद, कैसा ही नेक काम करे, लेकिन रहेगी तो एक तवाइफ, सिर्फ तवाइफ नामी। और उसने आंखें बंद कर ली। उस ख्याल को ज़हन से कैसे निकाल सकती थी? ना जाने कब तक वो अज़ियत से तड़पती रही, और फिर वहाँ नींद ने उसके दुखों से उसे दूर कर दिया। दूसरे दिन दोपहर का वनूद आ गया, और उसने नया और खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किया था। बेशुमार तोहफ़ लेकर आया था, जिनमें जेवरात भी थे और पर्चा जात भी, और सब के सब कीमती। प्रीतमा की दी हुई रकम उसने खूब खर्च की थी। काशीबाई की बाछें खिल गईं, बड़ी ही आओ भगत की गई। लेकिन काशीबाई चंपा कली को आज भी सामने ना लाई, और वो उसे पूरी तरह चंपा का रखना चाहती थी। और उन पहले एक माल फ़रोख्त हो जाए, बाद में दूसरे और नहायत कीमती माल के बारे में सोचा जाएगा। वनूद ने उस वक़्त रक्स की फरमाइश नहीं की थी। दोपहर का खाना भी खाया गया। काशीबाई ने ज़बरदस्त एहतमाम किया था। प्रीतमा भी शरीक थी। उसकी आंखें झुकी हुई थी। फिर खाना ख़त्म हो गया। काशीबाई के लिए खुद भी उसका सामान आया था, और इसलिए वह बेहद खुश थे। फिर प्रीतमा उठकर चली गई। चलते वक्त उसने वजूद को इशारा किया था, और गालबन उसने सब देख लिया। प्रीतमा भी काफ़ी चालाकी से काम ले रही थी। काशीबाई मुस्कुराने लगी। और सुनाइए राजकुमार, क्या सुनाएं काशी जी? आपकी रियासत में बाज़ार हुसन होगा। हाँ है, नाचने गाने का कारोबार होता है, लेकिन हम तो उस इलाके की तरफ ठीक कर जा भी नहीं सकते। ओ हाँ, ज़ाहिर है कि वहाँ आपके सब जानने वाले होंगे। हाँ, फिर आप रियासत कब वापस जाएंगे? बस 3-4 रोज़ में चले जाएंगे। यार इतनी जल्दी? हाँ, फिर पूरा तो आपको बहुत याद आएगी। हाँ, उसके लिए हमें महीने में एक बार ज़रूर आया करेंगे। तब फिर आप एक काम क्यों नहीं करते? क्या काशी जी उसे मुलाजम रख लें? हम तो उसके प्रेमी हैं देवी, हम ये कैसे कर सकते हैं? ये तो सिर्फ नाम की बात होती है। आप जैसे बड़े लोग ये बात का पसंद करेंगे कि आपकी महबूबा दूसरों के सामने नाचे? हाँ, हम ये पसंद नहीं करेंगे। आप उसका वजीफ़ा मुकर्रर कर दें, वो सिर्फ आपकी हो जाएगी और बस आपका इंतज़ार करेगी। हाँ हाँ, इसमें क्या हर्ज है? 50,000 अशरफियाँ हर माह ठीक रहेंगी, बिल्कुल ठीक रहेंगी। तो बात पक्की, बिल्कुल पक्की, राजकुमार ने कहा। हालांकि खुद उसे उन बातों पर हंसी आ रही थी, लेकिन काशीबाई का चेहरा खुशी से सुर्ख हो गया था, और उसे हसीन शिकार से बेहद मुसर्रत हो रही थी।
हाँ, क्या आदमी रियासत भेज दिया गया? काशीबाई ने पूछा। कल रात ही उसे रवाना कर दिया गया। कब तक पहुंच जाएगा? आज शाम या वरना कल। ओहो, तब ठीक है। और वैसे भी आपकी ज़ुबान काफ़ी है। रुपए पैसे की क्या, ये तो हाथ का मैल होता है, आ जाएगा। नहीं काशीबाई, तुम इत्मीनान रखो, रकम तुम्हारे हाथ पर रख दी जाएगी, फिर हम अपना हक समझा जाएगा, राजकुमार के एक साथी ने कहा। और काशीबाई मुस्कुराने लगी। अब मैं ऐसी भी बेतबार नहीं हूँ। और फिर इंसान के सामने धन दौलत की क्या बात है? वो राजकुमार जी, आप पूर्ति के पास जाएं और वो आपका इंतज़ार कर रही होगी। और राजकुमार प्रीता के कमरे की तरफ चले गए। शाम को 5 बजे तक वो वहाँ रहे, फिर दूसरे दिन आने का वादा करके चले गए। काशीबाई के खुशियों का ठिकाना नहीं था। प्रीतमा बेज़ाहिर उसकी खुशी में शरीक थी, लेकिन दिल ही दिल में हंस रही थी कि काशीबाई, लुत्फ़ तुम्हें आ जाएगा, देखती रहो। और फिर दोनों औरतें रात का इंतज़ार करने लगीं। गणपत राम पिछली रात तो बेहालत मजबूरी रह गए थे। आज रात वो किस तरह रुक सकते थे? चुनाचा शाम होते ही पहुंच गए, लेकिन बेचारी की बदबख्ती उसका इंतज़ार कर रही थी। अभी तक बकिया 10,000 अशरीफियों का बंदोबस्त नहीं हो सका था। काशीबाई ने मसनूई खुश अखलाकी से उनका इस्तकबाल किया। कल क्यों नहीं आए महाराज? उसने पूछा। ओ काशी जी, बस अब तबीयत कल ख़राब हो गई थी। गणपत राम ने कहा। हाँ, ढलती उम्र है, आज कुछ कल कुछ, अब हमारी उम्र ही ऐसी हैं, काशीबाई ने हमदर्दी से कहा। लेकिन गणपत राम जी खजल हो गए। उम्र ऐसी कौन सी ज़्यादा होगी है काशीबाई, तुमसे तो छोटा ही होऊंगा।